नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। नेशनल हेराल्ड केस में नई एफआईआर दर्ज हुई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राज्यसभा की सांसद सोनिया गांधी पर आपराधिक साजिश के आरोप में दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने नई एफआईआर दर्ज की है। इस एफआईआर में राहुल और सोनिया के साथ 6 अन्य लोगों और 3 कंपनियों को भी आरोपी बनाया गया है। एफआईआर के मुताबिक आरोप है कि कांग्रेस से जुड़ी कंपनी एजेएल को धोखाधड़ी से अपने कब्जे में लेने के लिए क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी यानी आपराधिक साजिश की गई। ये एफआईआर 3 अक्टूबर को ईडी की शिकायत पर दर्ज हुई है। ईडी ने अपनी जांच रिपोर्ट दिल्ली पुलिस के साथ शेयर की थी, जिसमें पीएमएलए की धारा 66(2) के तहत ईडी किसी एजेंसी से अनुसूचित अपराध दर्ज करने को कह सकती है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व वाले महागठबंधन के खराब प्रदर्शन के कारण राजद और कांग्रेस के बीच तल्लखियां बढ़ती दिख रही हैं। दोनों दलों के नेता अब एक दूसरे को आईना दिखाने की भी कोशिश कर रहे हैं। दरअसल हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में महागठबंधन में शामिल राजद ने 143 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन 25 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। वहीं कांग्रेस को उम्मीदवार 6 सीटों पर ही जीत दर्ज कर सके। इसके अलावा महागठबंधन में शामिल मुकेश सहनी विकासशील इंसान पार्टी एक भी सीट नहीं जीत सकी। चुनाव परिणाम के बाद सभी दलों में समीक्षा बैठकों की शुरुआत हुई, जिसमें हार के कारणों की तलाश की जा रही है। राजद जहां पटना में प्रमंडलवार बैठक कर खराब प्रदर्शन के कारणों को खोज कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस के नेता दिल्ली में समीक्षा बैठक कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि दिल्ली में आयोजित कांग्रेस की समीक्षा बैठक में कई नेताओं ने एकला चलो की नीति अपनाने और संगठन की मजबूती पर बल दिया। वहीं कई नेताओं ने चुनाव में दोस्ताना संघर्ष को भी जिम्मेदार बताया। इस बीच राजद के नेता कांग्रेस के गठबंधन तोड़कर एकला चलो को लेकर तंज कस रहे हैं। राजद के बिहार प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने कहा कि कांग्रेस अगर इस चुनाव में जो भी सीटें जीती है या जो भी वोट मिला है वह राजद के कारण मिला है। भोपाल में जमीयत उलेमा नेशनल की हिंद में मीटिंग। बॉडी गवर्निंग महमूद मौलाना विद्वान इस्लामी और इस्लाम की कहा कि मदनी जिहाद ने दुश्मनों के मुसलमानों पवित्र की इस्लाम जैसी को अवधारणा दुर्व्यवहार, अव्यवस्था और हिंसा से जुड़े शब्दों में बदल दिया है। लव जिहाद, भूमि जिहाद, शिक्षा जिहाद जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके मुसलमानों को गहरी ठेस पहुंचाई गई है। इससे धर्म का अपमान होता है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार और मीडिया में जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग भी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने में कोई शर्म महसूस नहीं करते। इस्लामी विद्वान मौलाना महमूद महसनी ने कहा कि देश की वर्तमान स्थिति अत्यंत संवेदनशील और चिंताजनक है। दुख की बात यह है कि एक विशेष समुदाय को जबरन निशाना बनाया जा रहा है, जबकि अन्य समुदायों को कानूनी रूप से शक्तिहीन, सामाजिक रूप से अलग थलग, अपमानित से रूप से आर्थिक और रहा जा किया। भीड़ द्वारा हत्या, बुलडोजर कार्यवाही, वक्फ संपत्तियों पर कब्जा और धार्मिक मदरसों और सुधारों के विरुद्ध नकारात्मक अभियान जैसे व्यवस्थित और संगठित प्रयास उनके धर्म, पहचान और अस्तित्व को कमजोर करने के लिए किए जा रहे हैं। जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। मैं इसको दोबारा कहता हूं, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। तमाम ही आसमानी मज़ाहिब में गौर कीजिएगा, तमाम ही आसमानी मज़ाहिब में जुल्म के खिलाफ खड़े होना एक अखलाकी जिम्मेदारी है। इस्लाम में भी जिहाद का बुनियादी मकसद जुल्म का खात्मा, अमन का क़याम और हक का दिफा है। ताहम यह हकीकत जहन नशीन रहनी चाहिए कि नंबर 1, जिहाद कोई इनफरादी, निजी या इंतकामी कार्रवाई नहीं। नंबर 1, जिहाद कोई इनफरादी, निजी या इंतकामी कार्रवाई नहीं। नंबर 2, सिर्फ एक जिम्मेदार और शरई उसूलों के मुताबिक कायम रियासत ही जिहाद का फैसला कर सकती है।
छपरा के अमनौर में अखिल भारतीय भोजपुरी साहित्य सम्मेलन का 28वां अधिवेशन शुरू हो गया है, जो 30 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा। वहीं अखिल भारतीय भोजपुरी साहित्य सम्मेलन में डिप्टी सीएम मुख्य अतिथि सम्राट चौधरी शरीक हुए। 2 दिवसीय इस कार्यक्रम में देश भर से साहित्य, कला और राजनीति जगत की कई नामचीन हस्तियां शामिल होने पहुंच रही हैं। यह अधिवेशन भोजपुरी भाषा, साहित्य और इसकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को समर्पित है। इस आयोजन की अध्यक्षता बिहार विधान परिषद के सदस्य और साहित्य प्रेमी डॉक्टर संजय मयूख कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह सम्मेलन भोजपुरी साहित्य के संवर्धन और संरक्षण की दिशा में ऐतिहासिक साबित होगा। मैं सर्वप्रथम अखिल भारतीय भोजपुरी साहित्य सम्मेलन में आए हुए तमाम अतिथियों का स्वागत करता हूं और बधाई भी देता हूं कि भोजपुरी सिर्फ बिहार में बोलने वाला भाषा नहीं है साथियों, ये दुनिया में बोलने वाले भाषा है। आज यदि मॉरिशस चला जाए लोग तो हिंदी से ज्यादा भोजपुरी बोलने वाले लोग मिलेंगे। ये दुनिया में फैला हुआ है। और अभी मनोज तिवारी जी बता रहे थे कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी लगातार इस प्रयास में रहते हैं कि 8वीं अनुसूची में जिस तरह कई भाषा को जोड़ने का काम किया गया है, हम लोग प्रयास करेंगे कि भोजपुरी को भी 8वीं अनुसूची में डालने का काम भारत की सरकार करे साथियों। और स्वाभाविक है, आप लोगों ने भोजपुरी के सम्मान में भोजपुरी की भाषा को जिस सरलता के साथ पूरा पूर्वांचल यहां से लेकर उत्तर प्रदेश के पूरे भाग में, एक भाग में पूरा भोजपुरी बोलने का काम किया जाता है। ये चाहे वो शाहबाद का इलाका हो, सारण का इलाका हो या चंपारण का इलाका हो, ये सबसे सरल भाषाओं में से एक है। उत्तराखंड में 2027 में होने वाले अर्धकुंभ की तिथियां तय हो गई हैं। हरिद्वार में होने वाला ये भव्य आयोजन 14 जनवरी से शुरू होगा और 20 अप्रैल को खत्म होगा। 97 दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम में 4 शाही स्नान और 10 प्रमुख स्नान शामिल हैं। यहाँ गंगा तट पर साधु सभी के संतों, 13 अखाड़ों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह घोषणा की। इस मौके पर उन्होंने सभी 13 अखाड़ों के महंतों और संतों को सम्मानित भी किया। संतों ने मुख्यमंत्री के फैसले को संस्कृति के संरक्षण के लिए उठाया गया कदम बताते हुए उसकी सराहना की और मुख्यमंत्री को आशीर्वाद दिया। हरिद्वार अर्धकुंभ 2027 में जनवरी से अप्रैल तक 4 महीने तक चलेगा। राज्य सरकार 2027 हरिद्वार अर्धकुंभ के विशाल धार्मिक आयोजन को पूर्ण कुंभ की तरह ऐतिहासिक बनाने की तैयारी में जुट गई है। उन्होंने कहा कि 2021 में आयोजित कुंभ कोरोना महामारी के प्रकोप के कारण केवल अल्प अवधि के लिए ही आयोजित किया जा सका था और शाही स्नान भी प्रतीकात्मक रूप से ही संपन्न हुआ था। लेकिन 2027 में होने वाला हरिद्वार अर्धकुंभ कई दृष्टियों से ऐतिहासिक और विशेष महत्व का होगा। पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी गर्माहट तेज है। राजनीतिक पार्टियों के बीच आरोप की प्रत्यारोप राजनीति भी चरम पर है। चुनावी आयोग भी जोरों शोरों से अपनी तैयारी में लगा हुआ है। इसी बीच राज्य में बूथ लेवल ऑफिसरों और बीएलओ कर्मचारियों लगे हैं और कार्य चुनाव को लेकर सुरक्षा की चिंता ने ईसीआई आयोग है जताई। आयोग को शिकायतें मिली हैं कि राज्य में हो रहे विशेष गहन परीक्षण यानी कि एसआईआर का काम कर रहे कई बीएलओ को अज्ञात लोगों द्वारा धमकाया जा रहा है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग ने राज्य के डीजीपी राजीव कुमार को पत्र लिखकर सुरक्षा कड़ी करने के निर्देश दिए। बता दें कि इससे पहले बुधवार को आयोग ने कोलकाता पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर सीओ दफ्तर में सुरक्षा चूक पर नाराजगी जताई थी। उस दिन कुछ बीएलओ दफ्तर में घुसकर अत्यधिक काम के बोझ के खिलाफ विरोध कर रहे थे, जिससे सुरक्षा में खामी सामने आई। इस शिकायतों को मद्देनजर रखते हुए चुनाव आयोग ईसीआई मिश्रा कुमार सुजीत सचिव के श्रप लिखे को डीजीपी ने अन्य और बीएलओ कहा, डर अगर कर्मचारी फील्ड का एसआईआर तो करेंगे काम, प्रभावित काम होगा। इसलिए पुलिस को आदेश दिए कि बीएलओ की पूरी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए।
कोई डर, धमकी या दबाव का माहौल ना बने और किसी जगह कोई अप्रिय घटना न होने दी जाए। उत्तराखंड को भूकंप की दृष्टि से अति संवेदनशील जोन 6 में शामिल किया गया है। इससे पहले राज्य के जिलों को जोन 4 और 5 में विभाजित किया गया था। अब भारतीय मानक ब्यूरो ने डिजाइन भूकंपीय जोखिम संरचनाओं के भूकंप रोधी डिजाइन के मानदंड रीति संहिता 2025 में नया भूकंपीय क्षेत्रीकरण मानचित्र जारी किया है। इसमें उत्तराखंड समेत अन्य हिमालयी राज्यों को भी भूकंप की दृष्टि से बेहद संवेदनशील जोन 6 में रखा गया है। वैज्ञानिकों के अनुसार इससे पूरे राज्य में निर्माण कार्यों के लिए लोगों को अधिक सजग होना होगा। भारतीय मानक ब्यूरो भूकंपीय जोनिंग मानचित्र जारी करता है। इससे पहले वर्ष 2016 में इसे जारी किया गया था। अब करीब 9 वर्ष बाद जारी नए मानचित्र में सभी पहाड़ों राज्यों को समान रूप से जोन 6 में शामिल किया गया है। इसका अर्थ ये हुआ कि भूकंप की दृष्टि से जो खतरा जम्मू कश्मीर में है और अब वही खतरा उत्तराखंड में भी है। निदेशक गहलोत कहते हैं कि बड़े डैम, सड़क, इमारत आदि के निर्माण में इसका महत्वपूर्ण रोल होता है। अब पहाड़ी राज्यों के भीतर निर्माण कार्य में एक रूपता आएगी। इससे पहले जोन 5 में शामिल रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ भूकंप की दृष्टि में सबसे अधिक संवेदनशील जिले थे। आपको बता दें, निदेशक गहलोत कहते हैं कि बड़े डैम, सड़क, इमारत आदि के निर्माण में इसका महत्वपूर्ण रोल होता है। अब पहाड़ी राज्यों के भीतर निर्माण कार्य में एक रूपता आएगी। इससे पहले जोन 5 में शामिल रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ भूकंप की दृष्टि से सबसे अधिक संवेदनशील जिले थे। इससे पहले वर्ष 2016 में इसे जारी किया गया था। श्रीलंका में तबाही मचाने के बाद चक्रवात तूफान दितवा अब भारत की तरफ बढ़ रहा है और कई इलाकों में इसका असर देखा जा रहा है। भारत के मौसम विज्ञान विभाग ने चक्रवाती तूफान दितवा के कारण तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी के कई इलाकों में बहुत अधिक बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। इन इलाकों में बादल गरजने और बिजली कड़कने की भी संभावनाएं जताई जा रही हैं। चक्रवाती तूफान दितवा के करीब आने से तमिलनाडु और पुडुचेरी के कई इलाकों में तेज हवाएं चल रही हैं और समुद्र में उफान है। मौसम विभाग ने बताया कि चक्रवाती तूफान दितवा श्रीलंका से दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी की ओर से बढ़ने लगा है। इसके चलते तमिलनाडु के कई इलाकों में भारी बारिश हुई। पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी से मध्य प्रदेश में सर्दी फिर से बढ़ने लगी है। जबलपुर, ग्वालियर समेत राज्य के 12 शहरों में पारा 10 डिग्री से नीचे पहुंच गया। इंदौर, भोपाल, उज्जैन समेत कई जिलों में सुबह कोहरा छाया रहा। राजस्थान में बीते 2 दिनों में हल्की बारिश के बाद भी सर्दी बढ़ गई। भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद समेत 5 जिलों में रविवार सुबह घना कोहरा छाया रहा। 1 दिसंबर से राज्य में शीतलहर का अलर्ट है। शेखावाटी और बीकानेर संभाग में न्यूनतम तापमान 2 डिग्री तक जाने के आसार हैं। हिमाचल लंबे समय से बारिश बर्फबारी का इंतजार कर रहे पर्यटकों और स्थानीय लोगों के लिए अच्छी खबर है। मौसम विभाग ने 4 दिसंबर से प्रदेश के ऊपरी और मध्यम पहाड़ी क्षेत्रों में हल्की बारिश और बर्फबारी का अनुमान जताया है। हिमाचल प्रदेश में इस महीने अभी तक 93% कम बारिश हुई है, जिससे सूखे जैसे हालात बनना शुरू हो गए हैं। वहीं उत्तराखंड में शनिवार को बादल छाए रहे, पहाड़ी इलाकों का पाला गिरा रहा। केदारनाथ में तापमान -14 डिग्री सेल्सियस और बद्रीनाथ में -10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया।
मुंबई की बिगड़ती हवा को इथियोपिया के ज्वालामुखी विस्फोट से जोड़ने वाले महाराष्ट्र सरकार के दावे पर सैटेलाइट डेटा ने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। इथियोपिया को सोमवार पिछले ज्वालामुखी दुर्लभ हुए में सरकार बाद तुरंत के विस्फोट में हाईकोर्ट बॉम्बे से ओर की दलील यही रही गई। इसी कारण राज्य की वायु गुणवत्ता खराब हुई। अदालत लेकिन इनकार से मानने पर ओपन विश्लेषण सोर्स खारिज को दावे सरकारी भी ने भी डेटा सैटेलाइट कर दिया है। इस विश्लेषण धुआं निकला से ज्वालामुखी ही गुजरना दिल्ली के दक्षिण पश्चिम जिले के वसंत कुंज इलाके में देर रात एक भीषण सड़क हादसा दुर्घटना हो गई, जहां तेज रफ्तार मर्सिडीज कार ने फुटपाथ पर सो रहे 3 लोगों को कुचल दिया। एक पीड़ित की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह दर्दनाक हादसा उस रात करीब 2 बजे वसंत कुंज इलाके में हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार एक मर्सिडीज कार अत्यधिक तेज गति से आ रही थी। कार चला रहा युवक गति नियंत्रण खो बैठा और कार फुटपाथ पर चढ़ गई, जहां 3 लोग सो रहे थे। कार की चपेट में आने से 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। आज सुबह पुलिस स्टेशन वसंत कुंज नॉर्थ में एक रोड एक्सीडेंट की सूचना पुलिस को मिली। आईओ स्टाफ के साथ तुरंत मॉल के सामने नेल्सन मंडेला मार्ग पर वसंत विहार की तरफ मौके पर पहुंचने पर एक मर्सिडीज G63 एक्सीडेंटल हालत में मिली, जहां 23, 35 और 23 साल के 3 घायल लोग मिले थे। सभी एम्बुलेंस हॉल में एक रेस्टोरेंट के कर्मचारी हैं जो मौके पर घायल पड़े मिले। मेडिकल जांच के दौरान उत्तराखंड के चमोली के रहने वाले 23 साल के रोहित को मृत घोषित कर दिया गया, जबकि 2 का अभी इलाज जारी है। कथित मर्सिडीज कार के ड्राइवर, जिसकी पहचान शिवम के तौर में हुई है, जो करोल बाग का रहने वाला है, पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया है। घटना के समय वह अपनी पत्नी और बड़े भाई के साथ गाड़ी चला रहा था। यूक्रेन युद्ध को रोकने की कोशिशों में अचानक बड़ी हलचल शुरू हो गई है। यूक्रेन की हाई लेवल टीम अमेरिका पहुंच चुकी है, जहां वो अमेरिकी अधिकारियों के साथ मिलकर युद्ध खत्म करने के रोडमैप पर बातचीत करेंगे। ये बातचीत ऐसे समय हो रही है जब 2 रूसी तेल टैंकर पर हमले हुए हैं। समुद्र में वो जलते हुए दिखाई दिए। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बताया कि इस टीम का नेतृत्व उनके राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुख रुस्तम उमेरोव कर रहे हैं और उनका मकसद है जितना जल्दी हो सके शांति प्रक्रिया के अगले ठोस कदम तय किए गए। अमेरिका में यूक्रेनी प्रतिनिधि मंडल का स्वागत करने के लिए विदेश मंत्री मार्को रूबियो, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकोफ और ट्रंप के दामाद जेयर्ड कुशनर मौजूद रहेंगे। ये मुलाकात इसलिए भी अहम है क्योंकि यूएस में बातचीत खत्म होते ही अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल सीधे रूस जाएगा और मॉस्को में राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात करेगा। यानी पहली बार ऐसा लग रहा है कि अमेरिका दोनों पक्षों के बीच एक सीधी मध्यस्थता की कोशिश कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के नेता निकोलस मादुरो से फोन पर बातचीत की। ये बातचीत पिछले सप्ताह के आखिरी में हुई, जिसमें दोनों नेताओं ने अमेरिका में मिलने की संभावना पर चर्चा की। अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये जानकारी दी है। ये बातचीत ऐसे समय हुई है जब दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा हुआ था। बातचीत के बारे में जानकारी रखने वाले लोगों के अनुसार ये पिछले सप्ताह के आखिर में हुई थी, जो वॉशिंगटन और काराकस के बीच सालों में किया गया सीधा संपर्क है। रिपोर्टों में दावा किया गया कि ट्रंप प्रशासन वेनेजुएला में सैन्य बल के इस्तेमाल की तैयारी कर रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार दोनों नेताओं ने संभावित बैठक पर चर्चा की। हालांकि इसे लेकर अभी कोई योजना तय नहीं हुई है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो यह अमेरिका राष्ट्रपति और निकोलस मादुरो के बीच पहली आमने सामने होगी बैठक। कि ट्रंप हाल के दिनों में वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो पर हमलावर रहे हैं और उन पर ड्रग तस्करी का आरोप लगाते रहे हैं। वेनेजुएला ने इन आरोपों से इनकार किया है।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।